हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज एग्रीकल्चर अपडेट कर रहे हैं इंडिया ईयर बुक से। सो वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स में आ सकते हैं। एग्रीकल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपके, अगर साल आपका तगड़ा रहा तो 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। 2020 जो है, दैट वाज द पिवटल ईयर फॉर एग्रीकल्चर। उस साल बहुत क्वेश्चन आए थे, है ना। करीब 8 8 to 10 क्वेश्चन उस साल जो है इनडायरेक्टली डायरेक्टली एग्रीकल्चर के थे। उसके बाद थोड़ा सा ठंडा रहा है। वैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3 से 4 रह रहे हैं, बट वी कैन नॉट टेक चांसेस। ओके, 2020 के बाद हो सकता है 2025 ही साल हो जाए जिस दिन एग्रीकल्चर मेक्स अ कम। सो इंडिया ईयर बुक जो है उससे हम लोग थोड़ा सा अपडेट देखते हैं। तो सबसे पहले अगर जब मैं बात करूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, तो देर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर विच एग्जिस्ट्स हमारे कंट्री में, और उसका पूरा नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ओके, सो उसको हम क्या बोलेंगे? MAFW। ठीक है, लेट अस से इट इज MAFW। ये समझ में आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, MAFW। ओके, सो MAFW जो है, उसके बाद हम क्या कहेंगे? इसके दो डिपार्टमेंट्स हैं। दो डिपार्टमेंट्स में क्या आ जाता है? एक है DAFW और एक है डेयर। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है? DAFW का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सो देर इज अ मिनिस्ट्री of agriculture and farmers welfare, and there is also a department under it which is of agriculture and farmers welfare. And then there is a second department which is the department of agriculture research and education. तो एक मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर की, और उसके साथ एक डिपार्टमेंट सेम नाम का एक डिपार्टमेंट भी है। और उसके बाद जो है सेकंड डिपार्टमेंट कौन सा है? डेयर, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। तो आप इससे याद रख सकते हैं, MAFW अगर आपको याद हो जाएगा तो DAFW तो याद हो ही जाएगा। वाई? बिकॉज मिनिस्ट्री से रिप्लेस कर दीजिए डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट का सेकंड डिपार्टमेंट कौन सा है मिनिस्ट्री का? डेयर, आई डेयर यू, है ना। व्हाट डू आई डेयर यू? आई डेयर यू टू डू एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। सो डेयर इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ये क्लियर हो गया सभी को? मिनिस्ट्री कैसे काम करती है, बेसिक मिनिस्ट्री। से हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात की, तो उसमें मैंने बताया कि एजुकेशन मिनिस्ट्री में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है। हेल्थ हेल्थ स्कीम्स के क्लास में मैंने बताया हेल्थ मिनिस्ट्री के दो डिपार्टमेंट हैं। ओके, एजुकेशन के दो डिपार्टमेंट है। उसी तरीके से इसके भी जो है दो डिपार्टमेंट्स आपको है। ठीक है, सो अब हम लोग बात करते हैं। 54.6% ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री में, वो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। एग्रीकल्चर मतलब खेती करना, और एलाइड बनाई से, एलाइड मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज। ओके, जिसमें आपका क्या पशुपालन आ जाता है? डज योर एनिमल हस्बेंड्री कम्स अंडर दिस? सो द आंसर इज यस। ओके, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह जो आ जाता है, तो हमारे कंट्री में अप्रोक्सीमेटली 55% लोग जो हैं, और 54.6% टू बी एग्जैक्ट, they are engaged in agriculture and allied activities, and it accounts for 18.4% of India's GVA, that is the gross value added at current prices. Is it a good thing? आप मुझे बताइए, 54% लोग जो है मिलके 18% जीवीए ऐड कर रहे हैं। इट इज अ डिजास्टर। इसके वजह से ही वेज स्टैग्नेशन हो रहा है। देर इज अ वेज, आप ऐसे कह सकते हो, बूम इन द सर्विस सेक्टर। वाई? बिकॉज लेस नंबर ऑफ पीपल आर ब्रिंगिंग इन मोर नंबर ऑफ मनी। सो जो उनको वेजेस मिलते हैं दे आर वेरी हाई, वेयर एज एग्रीकल्चर के जो वेजेस हैं वो बहुत ही ज्यादा स्टैग्नेटेड है। वाई? बिकॉज 55% ऑफ पीपल, दे आर ब्रिंगिंग 18% ऑफ द जीवीए। सो ये चीज आप समझ रहे हैं? जब 18% आप पैसा लेके आएंगे कंट्री के लिए, तो उससे जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 55% में, वो ज्यादा नहीं होगा। इसीलिए 3,000 4,000 रुपए महीना, वही अगर कोई टेक में काम कर रहा है, जो सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है, दे आर पेड व्हाट? 1,000 टाइम्स, 3 लाख रुपए महीना। ओके, सो ये जो डिफरेंस है, वो वैल्यू का भी डिफरेंस है। इसीलिए जो डबलिंग फार्मर्स इनकम है, जो हमने पहले बोला था 2022 तक हम कर देंगे, ऑल्दो दैट वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोविड एंड फार्म प्रोटेस्ट्स। लेकिन डबलिंग फार्मर्स इनकम क्यों था? बिकॉज द इनकम ऑफ फार्मर्स इज अबिस्मल। बहुत ही वाहियात इनकम जो है आज के डेट में फार्मर्स को मिलती है। ओके, सो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम।
ऑल राइट। सो इस चीज को याद रखिएगा। अगर मैं नेट इरिगेटेड एरिया की बात करूं, सो ट्यूब वेल से 47%, सो प्लीज रिमेंबर दिस। सबसे ज्यादा इरिगेशन किससे हो रहा है? सबसे ज्यादा इरिगेशन आपका ट्यूब वेल से हो रहा है, 47%। उसके बाद केनाल से हो रहा है 24%। और उसके बाद आपका अदर वेल से हो रहा है 13%। अदर सोर्सेस से 12%। और सबसे कम हो रहा है टैंक से। सो प्लीज रिमेंबर दिस। इस टाइप के क्वेश्चन कहीं आया था क्या इरिगेशन से रिलेटेड? दो क्वेश्चन था 2023 में। देयर वर टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू इरिगेशन। में अलग से हैंडआउट आपको दूंगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। अगर आपको टैकल करना है तो कैसे करिएगा, तो उसके लिए अलग से मैं एक हैंडआउट आपको देने वाला हूं। लेकिन ये आप समझ जाइए कि अगर यूपीएससी आपसे पूछ रहा है असर्शन रीजन में, आपको क्वेश्चन गलत दे सकता है। उसमें आपको बोल सकता है कि टैंक्स आर द नंबर वन सोर्स ऑफ द इरिगेशन। द आंसर इज ट्यूब वेल्स। अकॉर्डिंग टू योर इंडिया ईयरबुक, 47.3% of the area is covered by tube wells. Okay, so tube wells is number one source. Please remember this. मेजर प्रोग्राम्स की अगर हम बात करते हैं, तो पीएम किसान। तो पीएम किसान क्या है? किसान सम्मान निधि। तो उसका नाम है किसान, पीएम किसान। तो इसमें क्या होता है, 6,000 रुपए जो है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज को दिया जाता है। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो इसका बर्डन किस पे रहता है? हाफ हाफ रहता है, स्टेट और सेंटर पे। इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। द आंसर इज नो। द इंटायर बर्डन लाइज ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में बाइफरकेट होता है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, वेयर द सेंटर पिक्स अप द मेजर शेयर, ओके, मेजर बर्डन। बट स्टेट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स, वेयर एज इन द सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं किसानों को, दैट इज टोटली बॉर्न बाय द सेंटर, ओके। और डेफिनेशन ऑफ फैमिली में क्या है? हस्बैंड वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन आते हैं। इसमें 6,000 रुपीज, 2,000 रुपए के 3 ट्रांशेस में दिए जाते हैं। और इट बिकम्स सॉर्ट ऑफ ए शो, जिसमें क्या करते हैं, पीएम जो है, प्रधानमंत्री साहब हमारे, वो एक बटन प्रेस करते हैं, उससे 2,000 रुपए जो है वो 3 बार साल में आपके चले जाते हैं। सो वेन एवर ही इज ऑन सम काइंड ऑफ इनॉग्रेशन, जैसे मान लो कि किसी मेट्रो का इनॉग्रेशन करना हुआ, तो उसके साथ साथ जो है वो इसका भी किसान इंस्टॉलमेंट भी दे देते हैं, 2,000 रुपए। और स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विल आइडेंटिफाई फार्मर फैमिलीज विच आर एलिजिबल फॉर सपोर्ट एज पर द स्कीम। सो इसमें जो है आप अगर देखिएगा कि किसको बोला गया है कि बेनिफिशियरी की लिस्ट बनाइए। सो बेनिफिशियरी की जो लिस्ट है वो आपको स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को बोली गई है। और पैसा किसको कौन देगा? पैसा सेंटर देगा। इसमें कौन कौन नहीं है, इसमें कौन कौन नहीं आ सकते? तो जो एमएलएज है, एमपीज हैं, अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि आई एम फ्रॉम अ फार्मर फैमिली, तब नहीं। इसमें इनकम क्राइटेरिया भी है, इनकम लिमिट जो है उसको भी हटा दिया गया, मतलब उसको भी देखा जाता है कि क्या वो है। दूसरी चीज है, अगर आप एक फार्मर है लेकिन आपकी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी है, ओके। सो सपोज यू आर ए लॉयर, यू आर एन एडवोकेट, यू आर अ जज, यू आर आईएएस ऑफिसर, समथिंग लाइक दिस, या आप डॉक्टर है इस तरीके से, तो इस केस में जो है आपको बेनिफिशियरी से लिस्ट से जो है आपको हटा दिया जाएगा। सो बेनिफिशियरी लिस्ट किसके पास रहती है? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जो है उसको दी जाती है कि आप जो है लिस्ट बना के सेंटर को दे, और सेंटर जो है फिर वो पैसा भेजती है, ओके। सो अभी जो है रिसेंटली आई थिंक 18th या 19th इंस्टॉलमेंट चल रहा है, बहुत ये पॉपुलर स्कीम हुआ है। और टोटल जो है 9.26 करोड़ फार्मर्स जो है वो इसमें है। और डीबीटी के थ्रू जो है इसमें पीएम किसान के अंदर आपको पैसा मिलता है, ओके। और इसके साथ साथ जो है, इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे पीएम किसान में, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। और इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा भी आइडेंटिफिकेशन जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पे नहीं आती, सेंटर सिर्फ पैसा देता है। entire responsibility will be on the states, okay. So this is something that you need to understand. And people who are professionals, people who are MLAs, MPs, so वो जो है इस स्कीम से बाहर रहेंगे, even though they can claim they are they are farmers, but अगर वो उनके घर में कोई
ऐसा आदमी है जो एमएलए है, एमपी है, जज है, आईएएस है, इस टाइप से है, तो दे विल बी आउट। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करते हैं, एआईएफ। सो इट्स अ पॉपुलर क्वेश्चन इन जीएस 3 मेंस। ओके, सो इसको याद रखिएगा। 1 लाख करोड़ का है ये, 1 लाख करोड़ रुपीज विल बी इन्फ्यूज अंडर दिस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और ये क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट दे रहा है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर कभी शॉर्ट टर्म होता है? कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म नहीं होगा। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा लॉन्ग टर्म की जरूरत होती है। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज अगर आप 2020 का प्रीलिम्स देखेंगे, सो उसमें यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट किसके लिए दिया जाता है। तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना था। और शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज नेवर ग्रांटेड फॉर लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस। ओके, इंफ्रा के लिए नहीं दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। इंफ्रा जो है हमेशा मीडियम टू लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म किस लिए होता है? शॉर्ट टर्म जो लोन्स होता है, दैट इज ग्रांटेड फॉर ऑपरेशनल एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस। प्री हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। इट इज नेवर ग्रांटेड फॉर कोल्ड स्टोरेज, इट इज नेवर ग्रांटेड फॉर बाइंग ऑफ ट्रैक्टर्स और मशीनरी। हमेशा ट्रैक्टर्स, मशीनरी, ये सारी चीजें जो है, दे आर ब्रॉट एट अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट। तो दिस इज अ पीवाई क्यू, कीप दिस इन माइंड। और ये क्या करता है? ये बेसिकली इंटरेस्ट सबवेंशन करता है। सो इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है? इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब सरकार अब्सॉर्ब कर लेती है सर्टेन इंटरेस्ट। मतलब अगर मार्केट रेट 7-8% है, तो सरकार 3-4% वो जो लोन का इंटरेस्ट है वो अब्सॉर्ब कर देगी या उसको कट डाउन कर देगी। ओके, सो इसमें क्या करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बन सकता है? प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट। प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब क्या है? मतलब आप जैसे खड़े ग्रेन्स हैं जो आपने डायरेक्ट फार्म से निकाला है, उसको आप जो है क्या कर रहे हो, उसको एक सर्टेन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो ताकि आप उसको सेल कर सको। मे बी आटा हो गया या इस टाइप की चीजें हो गई। या ये जो है फाइनल कंज्यूमर को जा सकता है क्या पीपीयू से? फाइनल कंज्यूमर को नहीं जाता है। प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट जो है क्या करता है, एक सर्टेन जो ग्रेन्स है उसको कन्वर्ट कर देता है, इंटरमीडिएट आप ऐसे कह सकते हो, गुड्स में। ताकि जो है जो किसान है उसको बेटर चीजें मिल पाए। क्योंकि आप एक चीज देखोगे, जो रॉ मिल्क होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, रॉ मिल्क होता है और आइसक्रीम होता है। तो इसमें से आइसक्रीम, इज इट अ फिनिश गुड? इज इट अ फाइनल गुड? यस। और रॉ मिल्क होता है, इट्स अ प्राइमरी गुड, यस और नो? मतलब उससे आप चीजें बनाएंगे, है ना? तो रॉ मिल्क जो होता है उस पे अमूल, मदर डेयरी, सुधा, नंदिनी कितना कमाता है? ₹1 to ₹2, 1 से 2 रुपए कमाता है। आइसक्रीम पे कितना कमाता है? 10 से 15 रुपए। सो आप देख सकते हो, प्रोसेस करके अगर वही मिल्क को आप प्रोसेस कर दोगे, सो योर मार्जिन बिकम्स ह्यूज। तो ये जो सरकार क्या कर रही है, जितने भी फूड पार्क्स बना रही है ना, फूड प्रोसेसिंग पार्क्स बना रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है? द रीजन इज कि फार्मर्स को बेटर चीज है। बिकॉज अगर फार्मर जो है टोमेटो की खेती कर रहा है सपोज, और वो टोमेटो ही इज फोर्स टू डंप एट ₹2, ₹3, ₹1, ₹4, अगर वही किसान वो प्रोसेस करके उसका प्यूरे बना के और उसको एक सिंपल से पैकेट में रख दे, तो क्या उसको वही चीज का 20 रुपए मिल जाएगा? ₹2 की जगह 20 रुपए। सो यही चीज जो है सोच के, फूड प्रोसेसिंग इज सच अ गेम चेंजर फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, और इसीलिए जो है हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सो कौन कौन सा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जो है, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट बना रहे हैं हम, वेयर हाउसेस बना रहे हैं जहां पर आप चीजें रख सकते हो, कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं, और सॉर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट्स बना रहे हैं। सो और ये सारी चीजें जो है बना रहे हैं। ठीक है। All loans under AIF, they have interest subvention of 3% per annum up to a limit of ₹2 करोड़। कितना लिमिट है? 2 करोड़ की लिमिट है। और 3% जो है सरकार अब्सॉर्ब कर लेगी आपका इंटरेस्ट। और फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। सो नाउ व्हाट आर एफपीओस? क्या ये सिमिलर होते हैं एसएचजी से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से? सो देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ सर्टेन डिफरेंस, आप समझिए।
कैस क्या होता है, एफपीओज जो होते हैं, मल्टीपल फार्मर्स आते हैं, दे अपॉइंट ए मैनेजर, एक जो है प्रोफेशनल मैनेजर जो है उसको अपॉइंट करते हैं, और फिर दैट मैनेजर नेगोशिएट्स ऑन बिहाफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ फार्मर्स टू ए कॉर्पोरेट और टू ए बायर। अगर एक फार्मर है, मान लो कि वी आर 20 पीपल हेयर, 30 पीपल हेयर, जो भी है, और हम उसमें अगर अकेले बेचेंगे तो हमारे पास कोई लेवरेज होगा? हमारे पास कोई लेवरेज होगा? द आंसर इज नो। लेकिन अगर हम साथ आ जाए तो हमारे पास स्केल आ जाएगा, वी विल हैव द लेवरेज, वी कैन गिव, है ना? सो मान लो कि देर आर 100 पोटैटो फार्मर्स इन, लेटस से, मध्य प्रदेश, और वो 100 पोटैटो फार्मर्स साथ ही साथ खेती करते हैं, अलग अलग मतलब आसपास के जगह में। दे कम टुगेदर, दे फॉर्म एन एफपीओ, एक दो तीन आदमी को रख लिया उन्होंने 25-30 हजार की सैलरी में, और हर फार्मर जो है वो 1,000 रुपए महीने के देता है या 500 रुपए देता है। और उसके बाद क्या हुआ, एज अ मेंबरशिप फी, वो जो मैनेजर्स हैं उनको एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर की उन्होंने पढ़ाई कर रखी है, सो दे गो टू द बायर्स एंड दे नेगोशिएट ऑन बिहाफ ऑफ एफपीओज फॉर अ वेरी लार्ज ऑर्डर। तो ये क्या करते हैं, एफपीओज वगैरह जो है, दे कैन गो एंड दे कैन सेल देयर थिंग्स टू ए लॉट ऑफ पीपल एट अ वेरी गुड प्राइस। ओके, सो एफपीओज जो है ये बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कंपनीज एक्ट के अंदर आप इनको रजिस्टर कर सकते हो, और ये बार्गेनिंग पावर बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? एफपीओज जो है बेसिकली बार्गेनिंग पावर बढ़ाते हैं, किसकी? फार्मर्स की बढ़ाते हैं, क्योंकि एक अकेला फार्मर जो है वो डिस्ट्रेस से सेल करने के लिए मजबूर हो जाएगा, ग्रुप ऑफ फार्मर, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। ओके, सो ये जो चीज है, कॉरपोरेट्स के साथ आप नेगोशिएट कर सकते हो, और इसका सोशल इम्पैक्ट भी है। इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से जो है फार्मर्स में सोशल कन्फ्लिक्ट्स भी कम होते हैं। ओके, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है कि 10,000 एफपीओज इंडिया में बनाए जाएंगे। ओके, सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या है? 10,000 एफपीओज आर देयर, जो यहां पर बनाए जाएंगे अंडर द सेंट्रल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे पैसे देगी 10,000 एफपीओज बनाने के लिए। ओके, सो आई होप दिस क्लियर्स इट। ऑलराइट, और कुछ स्टडीज कहती है कि हमें 1 लाख एफपीओज की जरूरत है ताकि जो है हम डबल कर सके इनकम को। लेकिन अभी सरकार क्या बोल रही है कि हम लोग 10,000 एफपीओज जो है उसको बनाए। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड। ओके, सो सॉइल हेल्थ कार्ड जो है, दिस इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो सॉइल हेल्थ कार्ड 2014-15 में लॉन्च हुआ था, एंड इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। मतलब इसमें क्या है, 60% पैसा सेंटर देगी, और 20% पैसा जो है, 40% पैसा आपका स्टेट देगा। 90:10 रेशियो कहाँ हो जाता है? नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स के लिए, एंड यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर के लिए। अच्छा, एक और चीज है, एक और चीज है कि अगर आप देखोगे, ओके, अगर आप देखोगे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में भी मैंने एक बताया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कोर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कोर स्कीम होता है। सो वो क्या होता है, उसमें 75:25 होता है। वही चीज जो है 75:25, 75% विल बी गिवन बाय द सेंटर, 25% विल बी गिवन बाय द स्टेट्स। ओके, बाकी के जो नॉर्मल स्कीम्स होते हैं उसमें 60-40 का रहता है, और 90-10 किसके बीच में रहता है आपका? यूटीज, नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स में, है ना? मैंने बताया रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। और ये क्या करता है, ये स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करता है। ऑब्वियसली इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सो इट विल बी असिस्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग व्हाट, इन प्रोवाइडिंग सॉइल हेल्थ कार्ड्स टू ऑल फार्मर्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इस साल जो है आपका सॉइल हेल्थ कार्ड का 10th एनिवर्सरी है। ओके, सो एसएचसी का जो है आज 12th एनिवर्सरी, मतलब 10th एनिवर्सरी इस साल है। और ये क्या करता है, ये फार्मर्स को प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ऑन 12 पैरामीटर्स। अब इस पैरामीटर्स में क्या क्या होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और बेसिक सॉइल प्रॉपर्टीज जैसे कि पीएच हो गया, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया। ओके, और उसके बाद ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट हो गया। सो ये सारी चीजें इंडिया ईयरबुक में नहीं दी थी, छोटा सा एक लाइन दिया गया था। सो इसको मैंने दृष्टि की वेबसाइट से जो है
लिखा है ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ये सारी चीजें आ गई। माइक्रो जो है उसमें जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन। उसके बाद पीएच लेवल चेक करता है, एसिडिक सॉइल है कि बेसिक सॉइल है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करता है और ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट चेक करता है। तो दीज आर द 12 पैरामीटर्स जिसपे आपका सॉइल चेक होता है। और सॉइल जो है, सॉइल के हेल्थ को बताता है कि किस हिसाब से कितना डालना चाहिए फर्टिलाइजर। इस ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, तो उन्होंने बोला था कि वो फार्मर को डिस्करेज कर रहा है, ओके, टू डू समथिंग। सो द आंसर इज नो। ओके, आंसर क्या है, ये नहीं है। कभी भी सरकार कुछ ऐसा नहीं लेके आएगी जिसमें वो डिस्करेज किया जाएगा। ओके, सो एक क्वेश्चन था कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम क्या कर रहा है, एक्सपैंडिंग द कल्टीवेबल एरिया अंडर इरिगेशन, इज इट डूइंग सो? क्या ये इरिगेशन को बढ़ा रहा है? सो द आंसर इज नो। इट इज इनेबलिंग द बैंक्स टू एक्सेस द क्वांटम ऑफ लोन्स टू बी ग्रांटेड टू फार्मर्स। ऐसा होगा? तो ऐसे क्या होगा, आप ऐसे समझ के देखो, यूपीएससी के माइंड में जाके देखो कि क्या कभी सरकार कोई ऐसा स्कीम लेके आएगी जिसमें सर्टेन फार्मर्स विल बिकम डिसएडवांटेज्ड। क्योंकि किसी फार्मर का अगर जो सॉइल है वो सॉइल हेल्थ स्कीम में अच्छा आ गया तो बैंक उसको ज्यादा लोन दे रही है, और किसी का खराब आ गया तो बैंक उसको लोन नहीं दे रही है। सरकार ऐसा स्कीम कभी ला ही नहीं सकती। सो थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, बिकॉज सारी चीजें आप पढ़ के नहीं जा सकते। 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन यू विल नो ऑन द एग्जाम डे। बाकी के जो 30-40 क्वेश्चन आप करेंगे, 80 क्वेश्चन जो 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उसमें से 40-50 क्वेश्चन इसी टाइप से कॉमन सेंस लगाना होगा। तो यहां पर आप समझिए क्वांटम ऑफ लोन्स कैसे होगा। विल दे डिसएडवांटेज अ ग्रुप ऑफ फार्मर? नहीं। चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन फार्मलैंड्स, इज इट ट्रू? चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन फार्मलैंड, द आंसर इज यस, ये जरूर होगा। ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर को चेक करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है आपकी चलती है। द सॉइल सैंपल्स आर कलेक्टेड ट्वाइस अ ईयर, that is post harvest of rabi and kharif crop or when no standing crop is in the field। या तो खरीफ क्रॉप या रबी क्रॉप के हार्वेस्ट के बाद, या कोई स्टैंडिंग क्रॉप ना रहे फील्ड में, तब आपका सॉइल सैंपल जो है ट्वाइस अ ईयर जो है उसको कलेक्ट किया जाता है। सिंस 2022-23 इस स्कीम को क्या किया गया है, मर्ज कर दिया गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर। एंड दिस इज लाइक एन अम्ब्रेला स्कीम, जैसे हमने पढ़ा था ना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इट्स एन अम्ब्रेला स्कीम। उसी तरीके से ये जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, RKVY, दिस इज एन अम्ब्रेला स्कीम सिंस 2007। और उसके अंदर आपका सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को डाल दिया गया है। ठीक है। और हाईएस्ट इंक्रीज इन यील्ड हमें कहां देखने को मिला है? सो बंगाल ग्राम में देखने को मिला है। इन कर्नाटका 44% इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ओके। और सिग्निफिकेंट फर्टिलाइजर यूज रिडक्शन जो है दैट हैज बीन सीन। सो कर्नाटका जो है वहां बंगाल ग्राम हैज बीन नंबर 1। और ग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं क्या यूपीएससी में? 2020 में याद है, ग्रीन ग्राम, बंगाल ग्राम का क्वेश्चन था पल्सेस का। सो उसमें एक क्वेश्चन था, जो अगर आप ग्राम का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें बोला था कि द नंबर जो है, ओके, जो नंबर है वो डबल ट्रिपल हो गया। सो जब भी यूपीएससी इस तरीके से बोले कि आपका जो एक पर्टिकुलर क्रॉप है, ओके, एक पर्टिकुलर क्रॉप है, उसका नंबर डबल हो गया, ओके, पल्सेस या डबल हो गया। सो ऐसे क्वेश्चन था उसमें, एक एक स्टेटमेंट था कि ग्रीन ग्राम, इट अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्सेस प्रोडक्शन। उसमें स्टेटमेंट्स क्या क्या थे मैं बता देता हूं। उसमें था, पहले ब्लैक ग्राम पूछा था, और उसमें बोला था इट कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप, बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। सो इसमें कोई कंट्रोवर्सी है? इसमें कोई कंट्रोवर्सी आपको लग रही है कि ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टीवेटेड एज बोथ खरीफ? कैन बी, यहां पर क्या बोल रहा है? कैन बी, एक पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है। यही चीज 2023 में नाइजर सीड के साथ इन्होंने किया था।
यही चीज 2023 में नाइजर सीट के साथ कर दिया था, हो सकता है 2025 में सेम चीज करे। ये क्या कर रहे हैं, एज अ पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। कुछ इसमें ये नहीं लिख रहे हैं कि मस्ट बी, शुड बी, ऐसा नहीं, कैन बी। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग ठंडा रख के देखना कि क्या वहां पर आपका स्टेटमेंट है। ओके, बिकॉज उसमें क्या होता है, हौच पौच खिचड़ी बन जाती है वहां पर जाके, और कुछ समझ नहीं आता है। इसीलिए इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को आइसोलेट करके उनको टैकल करना है। कैन बी, ठीक है, मैं इसको साइड में रख रहा हूं, मुझे नहीं पता है। सेकंड स्टेटमेंट था कि ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्सेस प्रोडक्शन। तो यहां पर कोई दावे के साथ बात की जा रही है, बहुत आपको एक चीज बोली जा रही है कि भाई यही होगा, ग्रीन ग्राम ही है जो 50% से ज्यादा प्रोडक्शन है। ओके, सो हो सकता है 50% से ज्यादा ना हो, 42 हो, 41 हो, समथिंग लाइक दिस माइट बी देयर, है ना। सो जो ग्रीन ग्राम है, इट अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ द टोटल पल्स प्रोडक्शन। इट इज नॉट मोर देन 50%। ग्रीन ग्राम जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, चिकपीस, सुना है आपने, छोले। ओके, चिकपीस जो है, ऑलराइट, सो वो 40% है। नंबर टू पे कौन आता है, नंबर टू पे पिजन पी आता है। पिजन पी इज तूर या अरहर की दाल, वो आपका 15 से 20% है। उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आपका उड़द उड़द की दाल आती है, जिससे आप उड़द से आई थिंक यू मेक दही बड़े, है ना, शायद से दही बड़े आप उसी से बनाते हैं, वो हो गया। और उसके बाद जो है मूंग, मूंग जो है वो आपका वो आपका क्या बनाता है, दैट इज ग्रीन ग्राम। मूंग, मूंग आप खाते हैं, स्प्राउट्स जिसको कहते हैं, तो दैट इज ग्रीन ग्राम। तो वो सिर्फ 8 से 10% है। सबसे ज्यादा क्या इंडिया में उगता है पल्सेस में, ग्राम, सिर्फ ग्राम, दैट इज द चिकपीस। इट इज द डोमिनेंट पल्सेस। छोले 40%। ओके, छोले जो है 40% है, चिकपीस 40%, तूर अरहर नंबर टू पे 15-20 है, फिर आपका उड़द और मूंग दोनों 8-10%। ऑल राइट, ओके। अब एक और स्टेटमेंट था कि इन द लास्ट 3 डेकेड्स, जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन आए, 2 डेकेड में, 3 डेकेड में, आपको सावधान हो जाना है। वाइल द प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्सेस हैज इंक्रीज्ड, द प्रोडक्शन ऑन रबी पल्सेस हैज डिक्रीज्ड। ये क्या बोल रहा है कि खरीफ जो है पल्सेस वो इंक्रीज हो गया, लेकिन रबी पल्सेस डिक्रीज हो गया। जब भी यूपीएससी का इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सो थोड़ा सा सस लगता है। और ये हमने क्या देखा है कि जनरली गलत होता है। ओके, जनरली क्या होता है, जनरली जो है ये आपका गलत होता है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक चीज बढ़ गई है, दूसरी चीज घट गई है, तो जनरली हो सकता है कि सही हो जाए। बट अगर इफ यू आर नॉट नोइंग दिस एंड यू वांट टू टेक अ चांस, सो हमने जनरली क्या देखा है इन द प्रीवियस ईयर पेपर, दैट दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स वेयर वन एस्पेक्ट इज इंक्रीज्ड एंड द अदर एस्पेक्ट इज डिक्रीज, इट इज जनरली रॉन्ग। ओके, ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर। परंपरागत कृषि विकास योजना, so whenever I see this, my heart goes out to people from non Hindi speaking states, because I think they will struggle very much in reading these, so anyways, PMKVY. Okay, so what is PMKVY? This is paramparagat, so in Hindi it means traditional. Krishi means agriculture, so traditional agriculture development scheme. ओके, सो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्कीम, टैड्स, या परंपरागत कृषि विकास योजना। 2015-16 में आया था। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब होता है इसका, इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड दिस इज फॉर प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री। कौन सा कोई एक ऐसा स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक हो गया था? Was there any state which had become 100% organic? The answer is Sikkim. Was it a roaring success for the Sikkimis? क्या ये सिक्किम के लिए रोडिंग सक्सेस था? द आंसर इज नो, इट वाज नॉट। देयर वाज अ फॉल इन द टोटल प्रोडक्शन एंड इट बैंकरप्टेड द कंट्री ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, बैंकरप्टेड द कंट्री ऑफ श्रीलंका। और श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है राजपक्से साहब, उनको आइडिया किसने दिया था? उसको आइडिया आइडिया किसने दिया था? आई थिंक देयर वाज द लेडी कॉल्ड वंदना शिवा। ओके, शी वाज अ एनजीओ, इंडियन एनजीओ लेडी,
एंड शी वाज सेइंग टू द गवर्नमेंट इन इंडिया की फर्टिलाइजर को इंक्रीज डिक्रीज करिए, खत्म कर दीजिए। तो यहाँ पर किसी ने सुना नहीं, तो वो श्रीलंका गई, और श्रीलंका में उसने राजपक्से साहब से दोस्ती कर ली, और वहां पर उनको बोला कि आप फर्टिलाइजर पे बैन लगा दीजिए। तो उसने बैन लगा दिया, और उसके बाद श्रीलंका में जो है एग्रीकल्चर जो है वो ड्रॉप हो। ओके, सो दिस इज द थिंग। परंपरागत कृषि जो है बेसिकली दिस इज, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप ट्रेडिशनल मैन्योर यूज कर रहे हो, फर्टिलाइजर वगैरह यूज नहीं कर रहे हो। ओके, yes, heritage agriculture system is totally different. That is different. Organic farming is different, and heritage agriculture system is totally different. Heritage agriculture system जैसे हमने देखा था, कुट्टानाड, जो जिसमें राइस वाला है ना, जो राइस आप कुट्टानाड में उगा रहे थे, है ना, पामपोर में जाफरान उगा रहे थे, कोरापुट में, उड़ीसा में उगा रहे, दैट इज डिफरेंट। GIAHS आपको याद होगा, फाओ का, है ना, GIAHS फाओ वाला याद होगा, दैट इज डिफरेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज डिफरेंट। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक कंसेप्ट आया था, बहुत पॉपुलर हुआ था, ZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, है ना। सो इसमें जीवामृत, बीजामृत, ये सारी चीजें, यस, सुभाष पालेकर ने इसको पॉपुलर किया था। सो इसके जो है चार पांच कंपोनेंट्स थे। तो इसमें क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, किसी भी टाइप से, ओके, किसी भी टाइप से आपको फर्टिलाइजर या केमिकल्स नहीं यूज करना है। यू आर यूजिंग 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। इसका ड्रॉबैक यही है कि द प्रोडक्टिविटी टेक्स अ ह्यूज हिट। प्रोडक्टिविटी जो है उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज अगर आपने देखा होगा, तो अचानक से पॉपुलेशन 1900 से डबल हो गया। 1900 तक हमने पहला बिलियन या 1.5 बिलियन पे थे, अचानक से हम 9 पे जा रहे हैं 100 साल के अंदर। व्हाट हैज चेंज्ड? सो समथिंग कॉल्ड एज द हैबर्स प्रोसेस, जिससे फर्टिलाइजर बना था, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, और उसके वजह से एग्रीकल्चर जो है बूम हो गया। उसके वजह से क्या हुआ था, एग्रीकल्चर बूम हो गया था। सो वी कैन फीड सो मेनी पीपल, वी कैन डू व्हाट, वी कैन फीड सो मेनी पीपल बिकॉज ऑफ दिस हेबर्स प्रोसेस। ऑर्गेनिक फार्मिंग में यही ईल्ड की दिक्कत होती है। ऐसे इट्स गुड बिकॉज ये इट्स अ नेचुरल थिंग, और ऑर्गेनिक जो है इट कमांड्स अ हायर प्राइस। अगर 20 रुपए का कैप्सिकम आता है, तो 55 रुपए में ऑर्गेनिक कैप्सिकम बिकेगा। 10 रुपए का नींबू है अगर नॉर्मल, तो 40 रुपए का ऑर्गेनिक है। तो दिस इज गुड फॉर द फार्मर, लेकिन अगेन दैट इज ऑफसेटेड बाई व्हाट, ऑफसेटेड बाई ईल्ड। सो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ईल्ड जो है वो नीचे जाती है। ओके, फर्स्ट स्टेट था सिक्किम, जो 100% जो है उसमें चला गया था, 100% ऑर्गेनिक में चला गया था, बट दे स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम्स विद द ईल्ड। अब मैं बात करता हूं, लेट मी टॉक अबाउट वन मोर थिंग, कि गवर्नमेंट जो है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चला। सरकार क्या कर रही है, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चला रही है, टू सर्टिफाई द लार्ज ट्रेडिशनल डिफॉल्ट ऑर्गेनिक एरियाज। मतलब ऐसे एरिया जहां पर कभी भी फर्टिलाइजर या कोई केमिकल या पेस्टिसाइड यूज नहीं किया गया है। ऐसा अगर आपको लगता है इंडिया में मिलेगा, इंडिया में क्या मेन लैंड इंडिया में ऐसा कोई जगह होगा? सो द आंसर इज नो। मिला कहाँ? LAC मिला, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन फॉर ऑर्गेनिक मिला, कहाँ मिला? लक्षद्वीप और अंडमान में। सो निकोबार आइलैंड्स का एक सर्टेन जो ग्रुप है, 40% आई थिंक जो एरिया है निकोबार आइलैंड्स का, उसको सर्टिफाई किया गया है। और लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप, इंटायर लक्षद्वीप हैज बीन सर्टिफाइड एज एन LAC। सो लार्ज एरिया सर्टिफाइड है, LAC। अब अगर आप समझिए इसको कैसे, क्या मतलब है। लक्षद्वीप में खेती हो सकती है, हो सकती है, लेकिन लोग करते नहीं है। वहां पर क्या है, इट्स मोर लाइक अ फिश इंडस्ट्री। फिशिंग जो है दैट इज कोकोनट्स, ये सारी ज्यादा चीजें हैं। तो वहां पर अभी भी केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीजें आई नहीं थी। सो ये जो लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, ये ट्रेडिशनल और डिफॉल्ट ऑर्गेनिक एरिया, मतलब जहां पर पहले से ऑर्गेनिक ही खेती होती है, कभी फर्टिलाइजर गया ही नहीं वहां पर, या केमिकल्स गया ही नहीं, तो कहां पर हो सकता है? हिल्स, आइलैंड, ट्राइबल बेल्ट्स और डेजर्ट बेल्ट। तो इस टाइप के एरिया में जनरली क्या होता है, जनरली जो है यहाँ पर आपका ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक खेती ही होती है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है, इंटायर लक्षद्वीप हैज बीन आइडेंटिफाइड एज एन LAC अंडर द ऑर्गेनिक स्कीम। एंड निकोबार आइलैंड्स, उसमें भी एक लार्ज चंक ऑफ एरिया इन्होंने डाला हुआ है कि यहाँ सिर्फ ऑर्गेनिक की खेती होगी।
फिक्सिंग ऑफ एमएसपी की बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। सो इट इज अनाउंस्ड फॉर 22 मैंडेटेड क्रॉप्स। ये क्या है, 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए ये अनाउंस होता है। एंड इट इज बेस्ड ऑन द सीएससीपी रिकमेंडेशन। सो सीएससीपी क्या है, इट इज एन अटैच्ड ऑफिस, द फुल फॉर्म इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, एंड अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और इस क्या ये इसको अप्रूव भी करता है, ये रेकमेंड करता है 22 मैंडेटेड के लिए? नहीं। कौन करता है अप्रूव? सीसीईए करता है। सीसीईए, कैबिनेट कमिटी, यस। तो सीसीईए इज देयर एंड सीएससीपी रेकमेंड, सीसीईए अप्रूव। ठीक है। 22 मैंडेटेड क्रॉप्स में क्या क्या आता है आपका? 14 खरीफ क्रॉप आता है, 6 रबी क्रॉप आता है, और 2 कमर्शियल क्रॉप आता है, जूट एंड कोपरा। सो 2 कमर्शियल क्रॉप्स आर देयर, जूट एंड कोपरा। जूट के प्रमोशन के लिए सरकार और कुछ कर रही है क्या? एनएफएसए के अंदर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। यस। सो यस, दैट इज ट्रू। उसमें क्या है कि ये जो जूट बैग्स है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। एफसीआई जो खाना स्टोर करेगी उसको जूट के बैग में। सो एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो कि ट्रेडिशनल जो है, सरकार जो है वो क्या कर रही है, सरकार यहाँ पर वो डिमांड प्रोड्यूस कर रही है। सरकार जूट इंडस्ट्री के लिए डिमांड प्रोड्यूस कर रही है। एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। जैसे कि मेरे फादर है, तो उनको क्या बोला गया, इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको बोला गया कि एक दिन हफ्ते में खादी पहन के आने के लिए। ओके, सो एवरीबडी इन द ऑफिस, वो ऊपर से ऑर्डर आया, एवरीबडी इन द ऑफिस दे वेंट एंड दे बॉट अ खादी शर्ट और अ खादी साड़ी। ओके, सो ये क्या कर रहा है, खादी इंडस्ट्री, केवीआईसी को बढ़ावा दे रहा है। ओके, ये क्या कर रहा है, खादी विलेज इंडस्ट्री जो है उसको बढ़ावा दे रहा है। सो सरकार यहाँ क्या कर रही है, आर्टिफिशियल डिमांड प्रोड्यूस करके और सपोर्ट कर रही है फार्मर्स को। ओके। एमएसपी फॉर तोरिया एंड डी हस्ट कोकोनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिए। एमएसपी जो तोरिया और डी हस्ट कोकोनट है वो कैसे फिक्स होता है? वो फिक्स होता है रेप सीड, मस्टर्ड और कोपरा के बेसिस पे। मतलब आपका तोरिया का जो एमएसपी है वो रेप सीड और मस्टर्ड के एमएसपी के बेसिस पे फिक्स किया जाएगा, और जो डी हस्ट कोकोनट है उसको कोपरा के बेसिस पे किया जाएगा। सो कोकोनट से रिलेटेड कोई इंडिया में बोर्ड है क्या? कोकोनट से रिलेटेड इंडिया में कोई बोर्ड है? क्वायर बोर्ड सुना है आपने? क्वायर बोर्ड ऑफ इंडिया। यस। सो क्वायर बोर्ड क्या है? ये जो है बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 1953 में बनाया गया। कहाँ हेडक्वार्टर्स है? कोची, केरला में। कहाँ हेडक्वार्टर्स है? कोची, केरला में। सो क्वायर होता क्या है? व्हाट इज स्क्वायर? जो आपका छिलका बच जाता है, ओके, छिलका जो बच जाता है आपका कोकोनट से, सो उससे जो है डिफरेंट चीजें बनती है। ओके, उससे कॉयर बोर्ड में कह रहा हूँ, यस, जो फाइबर होता है कोकोनट शेल का, उससे क्या होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है कॉयर प्रोडक्ट्स बनता है। तो कॉयर क्या होता है? ये एक बाई प्रोडक्ट है कोकोनट का। ये क्या है? बाई प्रोडक्ट है कोकोनट का। इट्स अ नेचुरली अकरिंग फाइब्रस मटेरियल। जो ऊपर येलो वो देखते हो आप, COIR, कॉयर इज COIR, नॉट द गाने वाला CHOIR। कॉयर इज COIR, कॉयर बोर्ड। ये कोची, केरला में है इसका हेडक्वार्टर्स, और ये 1953 में बना था। ये बेसिकली जो आप देखते हो, अरे ब्राउन कलर का जो आउटर शेल होता है कोकोनट का, सो जो ब्राउन कलर होता है वो वही चीज जो है, उससे बहुत सारी चीजें क्या क्या बनती हैं उससे। आप जो है डोर मैट्स बना सकते हो, आप उससे ब्लैंकेट्स बना सकते हो, गार्डनिंग मटेरियल बना सकते हो, रोप्स बना सकते हो, शिप केबल्स जो है यूज होता है ना। सो ये सारी चीजें जो है कॉयर, तो इसको कौन करता है? कॉयर बोर्ड जो है प्रमोट करता है। कौन करता है? कॉयर बोर्ड जो है वो प्रमोट करता है इसको। और डी हस्ट कोकोनट जो है उसका एमएसपी किस पे डिसाइड होता है? कोपरा के बेसिस पे। और तोरिया का किस पे बेसिस पे होता है? रेप सीड और मस्टर्ड के बेसिस पे होता है। क्या ये चीज क्लियर है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। And government has increased MSP in the recent years with a return of at least 50% overall इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आप कुछ भी जो है आप प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में, तो उसमें क्या हो रहा है,
उसमें एटलीस्ट 50% आपको जो है रिटर्न दिया जाएगा। मतलब 1.5 टाइम्स रिटर्न जो है हर क्रॉप पे जिसपे एमएसपी बोला जाता है। क्या ये क्या ये इनफ है? सो इसमें एक चीज है कि C2 और FL, फैमिली लेबर, C2 A2 FL, ये सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एमएसपी में। सो उसमें एक चीज आपको देखनी है कि जो सरकार है वो फैमिली लेबर, जो अनपेड फैमिली लेबर है, उसको भी ध्यान रखता है। उसके बाद 1.5 टाइम्स जो है प्रोडक्शन का कॉस्ट निकाल के देना चाहता है। बट जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर सेइंग इट इज नॉट इनफ। ओके, इसके लिए कोई कमिटी बनी थी जो आपको पता है, MS स्वामीनाथन कमिटी बनी थी। सो MS स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एग्रीकल्चर। सो MS स्वामीनाथन कमिटी इट वाज फॉर्म। सो उसने जो है बहुत चीजें बोली थी, तो उसके जो रिकमेंडेशंस है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस जो है, दे आर सेइंग दिस। ओके, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। So per drop more crop, it is administered by the Department of Agriculture and Farmers Welfare. Now this is important, ध्यान से सुनिएगा। ये important क्यों है? बिकॉज ये किसके अंदर आ रहा है? ये जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर आ रहा है। तो क्या इसको ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैंडल कर रहा है या मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैंडल कर रहा है? सो दिस इज बीइंग हैंडल बाय जल शक्ति ना, वाटर रिसोर्सेस। लेकिन उसका एक कंपोनेंट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। जो कृषि सिंचाई योजना है, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। उसका एक कंपोनेंट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, विच इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये चीज याद रखिएगा। ये 2015-16 में इसको लॉन्च किया गया था, एंड इट एम्स टू इंक्रीज द वाटर यूज एफिशिएंसी at the farm level through micro irrigation technologies. Okay, so irrigation is an important thing. I'll be shortly giving you a handout. उसमें डेटा, डिफरेंट इरिगेशन टाइप्स जो है, ये सारी चीजें उसमें रहेंगी। माइक्रो इरिगेशन जो है वो हेल्प करता है वाटर सेविंग और रिड्यूस करने में फर्टिलाइजर यूजेज। अब यहाँ पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है PDMC, ये बेसिकली है क्या? आप क्या कर रहे हो, जो आपका क्रॉप्स है उस पर डायरेक्टली आप पानी डाल रहे हो। ऐसे क्या होता है अगर आप फ्लड कर देते हो आप अपने एरिया को या अपने खेत को, तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन दैट केस? वो सैलिनिटी बढ़ जाती है, ये सारी चीजें हो जाती है ना, रन ऑफ, सॉइल इरोजन, सॉल्ट जो है इवापोरेशन की वजह से ऊपर आ जाता है ग्राउंड लेवल से। ये सारी चीजें जो होती है, फिर जिप्सम लगाना, ये सारी चीजें, कैल्शियम कार्बोनेट डालना, ये सारी चीजें होने लगती है। तो ये क्या करता है इरिगेशन, ये प्रिसाइज इरिगेशन जो है करने के लिए, और इससे वाटर सेविंग भी होगी। सो दोनों बेनिफिट है, फार्मर को भी बेनिफिट है, वाटर टेबल को भी बेनिफिट। अब हम बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का। सो इट इज अ वेरी ओल्ड स्कीम, 1998 में आया था। और ये फार्मर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स जो है बैंक से क्रेडिट दिलवाता है, और ये यूनिफॉर्म अडॉप्शन बाय बैंक्स होता है। मतलब हर बैंक को जो है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है उसके अंदर आपको किसान को जो है उनके जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, उनके जो फर्टिलाइजर, सीड खरीदना, पेस्टिसाइड खरीदना, ये सारी चीजें हैं, उसके लिए वो अपने प्रोडक्शन नीड्स के लिए कैश ड्रॉ कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन वाया द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। और KCC स्कीम जो है, इसको अलाइड और नॉन फार्म एक्टिविटी के लिए अभी एक्सटेंड कर दिया। पहले क्या था, पहले फार्मर्स को सिर्फ अलाउ करते थे, अब जो है फिशरमैन्स और ये जो लाइफ स्टॉक जो रखते हैं, जो पशुपालक जिनको हम कहते हैं, उनके लिए भी अलाउड है। देर इज ऑल्सो ए मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, MISS, मिस, ऐसे याद रखिएगा। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। मतलब 100% पैसा कहां से आ रहा है? सेंटर से आ रहा है। सो ये जो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, ये क्या करता है, ये इंटरेस्ट सबवेंशन देता है। किस चीज, कितना? 1.5% टू वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब मार्केट रेट 7% है, मान लो 7% है, और सरकार जो है वो क्या बोल रही है कि आप 7% रखिएगा, हम आपको 1.5% का इंसेंटिव दे रहे हैं बैंक्स को, जिसमें बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज इंक्लूडेड। अब इस केस में क्या होता है कि ये जो शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल ऑपरेशनल लोन देता है, यहां समझिएगा वाई। एक किसान जो है, क्या वो 12 महीने कमाता है? जैसे हम IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, तो हर महीने सैलरी आएगी। आप IT में काम करेंगे तो हर महीने सैलरी आएगी।
किसान सिर्फ एक बार कमाता है जब वो अपना सामान बेचता है, पूरे साल वो नहीं कमाता है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसको ऑपरेशनल एक्सपेंसेस की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो केसीसी लाए, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, जिससे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, क्रेडिट पे निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, इन्होंने मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम किया है, और इसमें क्या है कि 7% रेट पे फार्मर्स को केसीसी का लोन दिया जाएगा। मतलब केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से अगर आप ऑपरेशनल एक्सपेंस के लिए लोन निकाल रहे हैं तो आपको 7% पे दिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि 7% तो फिर भी मार्केट रेट जैसा ही है। इसमें यहां पर समझिए क्या है कि अगर फार्मर रीपे कर देता है लोन को टाइम पे, तो उसका जो लायबिलिटी 4% पे डाउन कर जाता है, और सरकार फर्दर 3% अब्सॉर्ब कर लेती है। तो अगर कोई किसान है टाइम पे नहीं देगा, सो ही विल बी लायबल टू पे 7%, लेकिन अगर टाइम पे लोन भर देता है अपना ऑपरेशनल एक्सपेंस का, तो 4% पे ड्रॉप हो जाता है। सरकार कितना सबवेंट कर देती है, 3% जो है उसको डिफर कर देती है। फ्रॉम 2018-19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के लिए जो है उसके लिए भी निकाल के लाए हैं। और लेकिन इसका सिर्फ 2 लाख रुपए तक का कैप है। मतलब इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर द फिशरमैन एंड फॉर द लाइफ स्टॉक होल्डर विल बी ओनली टिल ₹2 लाख। इसमें क्या, क्यों है ऐसा, 2 लाख रुपए तक क्यों है? बिकॉज क्या ये पूरे साल कमाते हैं? दूध वाला जो है ग्वाला पूरे साल कमाता है? हो सकता है फ्लक्चुएट हो, लेकिन वो पूरे साल कमाता है। जो फिशरमैन है वो भी फ्लक्चुएट करता है, देयर आर सर्टेन गुड सीजन्स, बैड सीजन्स, लेकिन वो पूरे साल कमाता है, उसको थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है। वहीं जो फार्मर होता है वो पूरे साल नहीं कमाता है, सिर्फ जब अपनी चीज को बेचता है पोस्ट हार्वेस्ट तभी कमाता है। सो इसीलिए जो नॉर्मल ट्रेडिशनल फार्मर्स है दे रिक्वायर मोर सपोर्ट। द फिशरमैन दे ऑल्सो हैव फ्लक्चुएशंस एंड द लाइफ स्टॉक होल्डर्स दे ऑल्सो हैव फ्लक्चुएशन। उनको इसीलिए कम सपोर्ट की जरूरत है, तो इसीलिए 2 लाख रुपए पे इनका इंटरेस्ट सबवेंशन को कैप कर दिया गया। मतलब 2 लाख रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट सबवेंशन सरकार नहीं करेगी, उसके ऊपर ये खुद पे करेंगे। लेकिन 2 लाख रुपए बहुत होता है। 2 लाख रुपीज का अगर इंटरेस्ट सबवेंशन हो रहा है, सो स्पेशली फॉर, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। 2 लाख रुपए बहुत ज्यादा है। ओके, उस केस में पीएम फसल बीमा योजना, सो ये जो है एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसको 2013 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। और ये जो फसल बीमा योजना है, दिस इज बेसिकली, आप ऐसे कह सकते हो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम है इन टर्म्स ऑफ इनरोलमेंट। इन टर्म्स ऑफ इनरोलमेंट दिस इज द, ओके, दिस इज द लार्जेस्ट स्कीम। आई एम सॉरी, एक थोड़ा सा गलती है, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। ओके, नॉट 13, इट वाज लॉन्च्ड इन 2016। सो फ्लैगशिप स्कीम विच वाज लॉन्च्ड इन 2016। और ये क्या करता है, क्रॉप्स को जो है लॉस से बचाता है ड्यू टू अनफोर्सीन नेचुरल कैलामिटीज फ्रॉम प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट सीजन, एंड टू प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स इन द इवेंट ऑफ क्रॉप लॉस। तो इसमें प्रीमियम कौन देता है? क्या ये फ्री है? Is it free for the farmer? The answer is no. It is not free for the farmer. Okay, so please keep this in mind. ये क्या है? This is a central sector scheme. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, क्रॉप फेलियर्स में देता है। और इसमें जो है सारे ऑल फार्मर्स आर इंक्लूडेड, जिसमें शेयर क्रॉपर्स, टीनेंट फार्मर, सारे फार्मर्स आ जाते हैं। ओके, दिस इज द लार्जेस्ट सच स्कीम इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु आर इनरोल्ड। मतलब इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा या इसको सबसे ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। ओके, एंड थर्ड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स। सो ये डिफरेंस याद रखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लार्जेस्ट किस मामले में है? इन टर्म्स ऑफ इनरोलमेंट। और थर्ड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। इसमें है क्या, फार्मर से इन्होंने जो है, फार्मर से इन्होंने कलेक्ट किया, मान लो, ओके, जो है कुछ 40-50 हजार करोड़ रुपए, उसके एवज में इन्होंने जो है रिटर्न जो किया ऑन द क्लेम्स, दैट इज 4-5 टाइम्स। मतलब अगर एक किसान ₹100 का प्रीमियम दे रहा है,
तो उसको रिटर्न में 498 रुपीज का प्रीमियम वापस मिल, मतलब पैसा वापस मिल। हर 100 रुपए के इंश्योरेंस पे हर किसान को 498 रुपीज वापस करती है सरकार, इन केसेस ऑफ लॉस। ओके, इन केसेस ऑफ लॉस, हर साल नहीं करती। जब भी लॉस होता है, नेचुरल डिजास्टर, पेस्ट, अभी जैसे जो आपका, आपने देखा होगा 2020 में 21 में देयर वाज ए इंट्रूजन ऑफ व्हाट, सोमालिया से कोई आया था क्या, ईरान के रास्ते हमारे कंट्री में घुस गया था, और उसके वजह से लोकस्ट बहुत बड़े, सो लोकस्ट अटैक की वजह से क्रॉप फेलियर्स हुए थे, तो उसमें आप क्लेम कर सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, सो यहां पर जो चीज है आप देखोगे, इसमें पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल फार्मर्स। इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मैंडेटरी है? द आंसर इज नो, नथिंग इज मैंडेटरी इन दिस कंट्री, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पुअर एंड द फार्मर्स, उनको कभी भी सरकार फोर्स नहीं करेगी। सो वॉलेंट्री स्कीम है। ओके, ऑलराइट, सो इस चीज को याद रखिएगा। इसमें प्रीमियम जो है अलग अलग है, देर इज नॉट अ यूनिफॉर्म प्रीमियम, प्लीज अंडरस्टैंड, नो यूनिफॉर्म प्रीमियम। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, दिस वॉज नॉट रिटन इन योर ईयर बुक। देर इज नो यूनिफॉर्म पीरियड। 2% है खरीफ क्रॉप का प्रीमियम, ओके, 1.5% है रबी का, और अगर आप कमर्शियल क्रॉप्स ले रहे हैं तो 5% है, मतलब कॉफी वगैरह उगाते हैं आप, टी वगैरह उगाते हैं, या हॉर्टिकल्चरल क्रॉप उगाते हैं, तो 5% है। 2% खरीफ है, 1.5% रबी है। क्योंकि हॉर्टिकल्चर और जो आपके जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनका रिटर्न ज्यादा है, ओके, उनको वो बहुत महंगा होता है उसको इंश्योर करना। ओके, सो इस चीज के लिए आप याद रखिएगा। और गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के जो फार्मर्स हैं उनको प्रीमियम नहीं देना, उनका इंटायर प्रीमियम जो है वो सरकार देती है। बाकी के किसान जो हैं उनको बहुत अफोर्डेबल रेट पे, 2% फॉर खरीफ, 1.5% फॉर रबी, 5% फॉर कमर्शियल क्रॉप, उनको जो है फसल बीमा दिया जाता है। ओके, सो ये जो चीज है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन टर्म्स ऑफ फार्मर्स इनरोल्ड, ओके, एंड थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, कृषि रक्षक पोर्टल है और हेल्पलाइन है, जिसमें अगर आपको कोई भी ग्रीवांसेस है, आपको आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है, या इस टाइप का कोई प्रॉब्लम है, तो इस केस में क्या है, एज अ फार्मर यू कैन कॉन्टैक्ट द कृषि रक्षक पोर्टल एंड हेल्पलाइन, एंड यू कैन गेट द ग्रीवांसेस सेटल्ड। ओके, सारथी पोर्टल है, दिस इज द सैंडबॉक्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस, सारथी नाम है इसका, एंड इट गोज बियॉन्ड द ट्रेडिशनल क्रॉप इंश्योरेंस। ये क्या करता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट्स जो है फार्मर्स को देता है, विच आर टेलर्ड मेड, ओके, विच आर टेलर्ड मेड। ठीक है, ऑलराइट, कि सारथी जो है ये सिर्फ ट्रेडिशनल क्रॉप इंश्योरेंस आपको नहीं बताएगा, ये बोलेगा कि आप ये भी आप ले सकते हो, ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट आप ले सकते हो, एडिशनल जो प्रोडक्ट्स है वो सारथी सैंडबॉक्स में आपको दिया जाता है। मैंडेटरी फॉर लोनी फार्मर, व्हाट इज मैंडेटरी? सो इट इज नॉट मैंडेटरी एज सच इन कि आपको देना पड़े। ओके, इसमें है कि आप वॉलेंट्री जो है आप इनरोल करा सकते हो, लेकिन प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, एक्सेप्ट इफ यू आर द किसान फ्रॉम, इफ यू आर अ फार्मर फ्रॉम जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड द नॉर्थ ईस्ट, उस समय जो है सरकार प्रीमियम पे करेगी। बाकी के स्टेट्स में बहुत अफोर्डेबली है, एंड इट इज अ वॉलेंट्री प्रोग्राम। इट इज अ वॉलेंट्री प्रोग्राम, आपको जो है इनरोल करने के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा, आप इनरोल कर सकते हैं, यू कैन इंश्योर योर क्रॉप्स। अब हम बात करते हैं ई नाम के बारे में, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। सो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा सा समझिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उगाना इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, उगाना किसान को आता है, किसान का सबसे बड़ा स्ट्रगल बेचने में आता है। आज के डेट में उगाना जो है दैट हैज बीन सेटल्ड बाय टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट स्कीम्स। Marketing is the biggest headache of a farmer. It is not growing. It is not buying seeds and nothing. The biggest headache possible is the marketing, कि मेरा जो सामान है वो कहाँ बिके। सो उसके लिए ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम जो है वो लेके आया है, और पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग एपीएमसी मंडीज है उसको
कनेक्ट करके एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बना। अब इसमें क्या है, मैं बिहार में फार्मिंग कर रहा हूं, आई एम ग्रोइंग लेटस से XYZ क्रॉप, उसका डिमांड ईस्ट इंडिया या बिहार में नहीं है, सो आई विल बी एट अ लॉस, आई विल बी फोर्स टू डिस्ट्रेस सेल। उस केस में मैं ई नैम पे जाऊंगा एंड आई विल सी कि अच्छा, गुजरात के एपीएमसी में या महाराष्ट्र के एपीएमसी में मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट है। मैं अपने जो एक ट्रक मंगवाऊंगा, ट्रक में सामान भरूंगा और मैं महाराष्ट्र भेज दूंगा एंड आई विल अर्न अ गुड मनी ऑन माई प्रोडक्ट। वही सेम चीज महाराष्ट्रियन फार्मर है, he can send to वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल वाला फार्मर है, he can send to साउथ इंडिया। ओके, सो उस केस में जो है ये क्या कर रहे हैं, एपीएमसी को कनेक्ट करके एक नेशनल यूनिफाइड मार्केट जो है वो बनाया जा रहा है। और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, SPAC, SFAC, sorry, not SPAC, SFAC. What is SFAC? It is the Small Farmers Agri Business Consortium, which is the lead implementing agency of ENAM। और ये SFAC जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक आप कह सकते हो कि डिपार्टमेंट है। ओके, नॉट अ डिपार्टमेंट बट इट्स लाइक अ कंसोर्शियम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ने दे डोंट डू, पंजाबीज व्हाट दे डू इज कि बिहार में एपीएमसी 2013 में खत्म कर दिया गया था। सो व्हाट हैपेंस इज कि बिहारी फार्मर्स से पंजाबीज दे परचेज द ग्रेन्स एट लेटस से 1,000 रुपीज पर क्विंटल, और वो ग्रेन्स को लेके चले जाते हैं पंजाब, और पंजाब में एपीएमसी एग्जिस्ट करता है जहां पर एमएसपी अनाउंस किया जाता है, तो 1,500 रुपए पे बेच देते हैं। तो पंजाबी फार्मर्स इस केस में कुछ उगा नहीं रहे, बिहारी फार्मर्स सारा काम कर रहे हैं, उगा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ आर्बिट्राज से जो डिफरेंस है उससे पैसा कमा रहे हैं। तो बिहार इज द फर्स्ट स्टेट जिसने अपना ही एपीएमसी अबॉलिश कर दिया, एंड इट वाज नॉट अ गुड मूव फॉर द बिहारी फार्मर्स। जो अभी तक हमारे को देखने में आया है कि वो अच्छा मूव नहीं साबित हुआ है, और इसी को एक आप कह सकते हो मुद्दा बना के बहुत लोग जो है फार्म लॉस को अपोज कर रहे थे। बट इट इज नॉट लाइक दैट, because not much thought had been given to the Bihar APMC abolition, whereas जो फार्म लॉ है वो बहुत अच्छे से जो है हर चीज को सिस्टमैटिकली कर रहा था। ओके, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सो इज इट, दिस इज अ PYQ, याद है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक PYQ आया था। सो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इट इज रिलेटेड टू द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस केस में जो है एग्रीकल्चर के लिए यूनियन बजट 2023-24 में जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसको अनाउंस किया गया था। और ये क्या कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव और यूजफुल डेटा जो है फार्मर्स पे, जिसमें आपको डेमोग्राफिक डिटेल्स फार्मर्स की, फार्मर्स का क्या इनकम है, क्या एज ग्रुप है, जेंडर क्या है, क्या करते हैं, ओके, ऑल दीज थिंग्स, लैंड होल्डिंग्स कितना है, क्या क्रॉप सो करते हैं, ये सारी चीजें जो है एक डेटाबेस में डाल रहा है ताकि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन बेटर हो सके। और इसमें कल्टीवेटर और टीनेंट फार्मर्स दोनों, सो कल्टीवेटर्स कौन होता है, जो अपने खुद के लैंड पे कल्टीवेट कर रहे हैं, टीनेंट फार्मर्स कौन हो गए, जो दूसरे के लैंड पे जो है कल्टीवेट कर रहे हैं ऑन रेंट। इसमें 3 डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वन इज द एग्री स्टैक, द सेकंड इज द कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एंड द थर्ड इज द सॉइल प्रोफाइल मैपिंग। सो सॉइल प्रोफाइल मैपिंग, एग्री स्टैक एंड द कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये तीनों जो है आपके रहेंगे। एग्री रिसर्च एंड एजुकेशन की अगर हम बात करें, सो उसमें जो सेकंड डिपार्टमेंट था, एक तो मैंने बताया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो मिनिस्ट्री का ही सेम नेम है, बस मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर हटा दो। दूसरा था डेयर, सो आई डेयर यू कि आप एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन करें। सो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन ये 1973 में एस्टैब्लिश हुआ था, और ये एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है कंट्री में प्रमोट करता है। इसके ऑटोनॉमस बॉडीज में जो है ICAR आता है, दैट इज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। उसके 113 पार्टनर इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर इंडिया, जिनके थ्रू ICAR जो है वो अपना काम करता है। ICAR कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1929 में एस्टैब्लिश हुआ। सो ICAR जो है आपका 1929 में एस्टैब्लिश हुआ था। मैंने क्लास में IARI और ICAR के बारे में डिफरेंस आपको बताया था, IARI और ICAR में। सो IARI जो है, ओके,
IARI और ICAR, उसका काम थोड़ा सिमिलर। IARI जो है, ओके, उस केस में अगर हम ICAR देखेंगे तो उसका नेशन वाइड मैंडेट है कि आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो। ICAR क्या कर रहा है? ICAR कोऑर्डिनेट कर रहा है एग्रीकल्चरल रिसर्च और एजुकेशन। और IARI क्या कर रहा है? IARI इज विद इन द ICAR सिस्टम, विद इन द ICAR सिस्टम। सो इस चीज को याद रखिएगा, ICAR के अंदर आ रहा है IARI, और IARI रिसर्च कर रहा है, वेयर एज ICAR कोऑर्डिनेट कर रहा है रिसर्च को। ICAR क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है, और IARI क्या कर रहा है? रिसर्च कर रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। पुराना कौन है? पुराना कौन है? IARI पुराना है कि ICAR? IARI पुराना है। 1905 में बना था IARI, ओके, और ICAR कब बना था? 1929 में बना। ओके, IARI का इनिशियल कहां पर था? अगर मैं बात करूं, IARI जो है इनिशियली कहां पर था? पूसा में था, बिहार में। तो वो उसको कहां पर अभी शिफ्ट कर दिया गया है? उसको जो है शिफ्ट कर दिया गया है दिल्ली में, क्योंकि एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसके बाद जो है उसको शिफ्ट कर दिया गया। ओके, पूसा में था पहले, बिहार में। अब जो है दिल्ली में पूसा नाम ही है, उस रोड का नाम इन ऑनर ऑफ द ओरिजिनल पूसा, नाम उसका क्या कर दिया गया? पूसा रोड। सो ओरिजिनली जो है इसको बनाया गया था पूसा, बिहार में। और फिर क्या हुआ? मेजर अर्थक्वेक आया था, पूसा में डैमेज हो गया। उसके बाद इसको दिल्ली में रिलोकेट कर दिया गया, और उसका नाम जो है वो क्या कर दिया गया? पूसा रोड कर दिया गया, जहां पर ये इसका हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है। और दूसरी चीज क्या है कि इट वाज द रिस्पॉन्सिबल एजेंसी फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ऑल राइट, सो आई थिंक दिस इज क्लियर। ICAR और IARI के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। दिस इज नॉट गिवन इन द ईयर बुक, लेकिन फिर भी जो है हम देख कम। और ये जो है सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, तो देर आर 3 CAUs इंडिया में। जो है 3 CAUs जो है बनाए गए हैं, जिसमें इम्फाल, पूसा और झांसी। सो इम्फाल वाले का नाम है सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। पूसा जो है, वहां पर जो सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है उसका राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी नाम है। और जो झांसी वाला सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है उसका नाम क्या होगा? सोचिए, क्या हो सकता है ना? जब पूसा बिहार में राजेंद्र प्रसाद के नाम पे है, लक्ष्मीबाई, बहुत बड़ी, नाम क्या होगा? रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी। ओके, सो दिस इज व्हाट 3 CAUs हैं, इम्फाल, मणिपुर, पूसा और झांसी। ठीक है, पूसा इज इन बिहार, झांसी इज इन उत्तर प्रदेश। CACP के बारे में बात करते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। ये अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, और इट इज मैंडेटेड ऑन एडवाइजिंग द प्राइस पॉलिसी ऑफ 23 क्रॉप्स। और CACP क्या सबमिट करता है? अपना प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट एवरी ईयर, और CCEA जो है वो इसको अप्रूव करता है। और ये 5 ग्रुप्स ऑफ कमोडिटीज जो है उस पे अपना प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट जो है पब्लिश करता है, जिसमें खरीफ, रबी, शुगर केन, रॉ जूट और कोपरा होता है। तो शुगर केन के लिए क्या MSP होता है? नहीं, शुगर केन के लिए हमारे पास होता है FRP। ओके, सो एक चीज याद रखिएगा, ये यहां पर अगर आपने देखा होगा, we had read this कि MSP for Toria is based on rapeseed and mustard, and MSP for dehusked coconut is based on copra. So इसको याद रखिए। अब हम बात करते हैं सॉइल एंड वाटर प्रोडक्टिविटी के लिए। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग है, which has developed the NBSS, that is the National Bureau of Soil Survey, भूमि। तो भूमि पोर्टल का नाम NBSS भूमि। NBSS is the name of the bureau which has developed the भूमि जियो पोर्टल। और इस पे जो है आप इंडिया के मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स और एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स का इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, लाइफ स्टॉक इंप्रूवमेंट के लिए जो है सर्टेन ब्रीड्स को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें इंडिजिनस कैटल ब्रीड में गिर, कांकरेज और साहिवाल है। और बफेलोज हैव बीन आल्सो सेलेक्टेड, आई थिंक अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, जिसमें नीली रवि, भदवारी, सुरती,
पांधारपुरी और जाफराबादी, एंड देयर इज ऑल्सो अ स्वाम ब्रीड। सो नीली रवि एंड भदवारी ये बफेलोज है, और सुरती, जाफराबादी, पांधारपुरी, दीज आर द बुल्स, द बफेलो बुल्स, जिनको सेलेक्ट किया गया है उनके इम्प्रूवमेंट के लिए। उनको क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और उनका जो लाइफ स्टॉक है उसको बेटर करने के लिए। आपने देखा होगा मुर्रा भैंस के बारे में, आपने सुना है? हरियाणा में जो है दे यूज दिस मुर्रा भैंस एंड मुर्रा बफेलो, और उसका जो स्पर्म होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए बेचा जाता है। सो दैट स्पर्म इज इन लैक्स, और वो ब्रीड अगर आपको खरीदना है सो इट इज इन करोड्स। ओके, सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स बनाएगी सरकार, और ये जो सेलेक्टेड है जिसमें गिर, कांकरेज, साहिवाल फॉर द कैटल ब्रीड, एंड द बफेलोज में नीली रवि, भदवारी, सुरती, पांधारपुरी, जाफराबादी। तो पांधारपुरी से याद आया कुछ? पांधारपुरी से भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र याद आया? पांधारपुर, यस। किसको, कौन से सेंट को आप इस पे करेंगे? विठल विठल देव, यस। ऑल राइट, सो यस, सो दिस दिस इज इम्पोर्टेंट। ग्लोबली जो है इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन बोथ एरिया कवरेज एंड प्रोडक्शन अंडर मिलेट और श्री अन्न। तो इसका नाम क्या रख दिया गया है मिलेट का? श्री अन्न। तो देखिए, श्री अन्न इसलिए नाम रखा गया है, या इसको इसलिए प्रमोट किया जा रहा है ताकि फार्मर्स जो है वो थोड़ा सा प्रोएक्टिवली इसको ले। मिलेट्स आर ड्रॉट रेजिस्टेंट, दे आर वेरी वेरी लेस वाटर पे जो है उग सकते हैं। वो वाइड रेंजिंग क्लाइमेट जो है उसको रेजिस्ट करते हैं, रेजिलियंट है। सो इसीलिए मिलेट्स जो है उसके प्रमोशन के लिए इंडिया बहुत काम कर रहा है। G20 जो है उसमें भी बहुत सारा उसने जो है काम किया है। और 2023 यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर दिया था अंडर द पुश फ्रॉम इंडिया। सो इंडिया ने पुश किया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है उसमें 2023 वाज डिक्लेयर्ड। और इंडिया जो है फर्स्ट है इन बोथ एरिया कवरेज एंड प्रोडक्शन। सो प्लीज रिमेंबर दिस। वुमेन इन एग्रीकल्चर, सो एक बहुत इंटरेस्टिंग सर्वे आया है। सो रूरल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो विमेन का फ्रॉम 2018 टू 2020 19.7 से 27% हो गया। सो इट हैज इंक्रीज्ड। जो विमेन का रूरल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज, ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, इसकी रीजन क्या है कि एक फैमिली में चार मेंबर है, जिसमें एक फादर है, एक बेटा है, एक लड़की है, और एक मतलब बेटी है, और एक माँ है। सो होता क्या है, बेटी और माँ दे आर लेफ्ट बिहाइंड, एंड द फादर एंड द सन व्हेन ही गेट्स ऑफ एज, 14-15 साल का हो जाता है, तो वो माइग्रेट कर जाता है शहर में काम ढूंढने। तो शहर में जब वो चला जाता है काम ढूंढने, तो बच कौन जाता है गांव में? women and the daughter. So women and the daughter, they do the subsistence farming till the person returns back on छुट्टी, and then they together as a farming unit they work. So इसीलिए women का जो है जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ गया है। दूसरा, एसएचजीज वगैरह भी काफी एक्टिव हुई है, सो उसके वजह से भी विमेन का पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है। सो दिस इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। और ये इंक्रीजिंग ट्रेंड जो है यूपीएससी हैज बीन आस्किंग इन 2019 एंड 20, सो इट मे मेक अ कमबैक। इसको याद रखिएगा। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन इन इंडिया, सो इंडिया में जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन है वो 4.7% ऑफ जीवीए और 6 लाख करोड़ रुपीस जो है अप्रोक्सीमेटली वो कंट्रीब्यूट करता है हमारे ग्रॉस वैल्यू एडेड में। और मिल्क प्रोडक्शन जो है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। आर वी सेल्फ सफिशिएंट? मिल्क में हम क्या सेल्फ सफिशिएंट हैं? सो वी आर, बट वी आर ऑल्सो नॉट। मतलब उतना जो है मिल्क हम कंज्यूम भी बहुत ज्यादा करते हैं। सो इसीलिए जो है आज के डेट में ऑल्सो व्हाट वी आर सीइंग इज कि बहुत सारी कंपनीज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से मिल्क पाउडर लेके और ये जो है मिल्क बना रही है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन कंजम्पशन भी उतना है ना। आर्यन जीन्स जिसको हम कहते हैं, वी आर आर्यंस। सो आर्यंस जो है मिल्क क्या करते हैं, मिल्क जो है कर लेते हैं। पल्सेस में भी वही चीज है, हाईएस्ट प्रोडक्शन बट हाईएस्ट कंजम्पशन ऑल्सो। दैट इज वाई कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ईस्ट अफ्रीका से हमें पल्सेस लाना पड़ता है। एग प्रोडक्शन, इंडिया रैंक सेकेंड। सो एग प्रोडक्शन में सेकेंड रैंक पे है। मीट प्रोडक्शन में हम फिफ्थ रैंक पे हैं। और तीनों, मिल्क, एग और मीट का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ते जा रहा है।
कोई भी घट नहीं रहा है. सो प्लीज रिमेंबर दिस, ऑल ऑफ देम आर रिकॉर्डिंग ए 5 to 6% इंक्रीज. ओके. फिश प्रोडक्शन में इंडिया थर्ड रैंक पे है, एक्वा कल्चर में सेकेंड लार्जेस्ट है. और एक चीज गलत दी गई है आपके इंडिया ईयर बुक में, उसमें कहा गया है कि हम श्रिम्प प्रोडक्शन में लार्जेस्ट है, which is not the case as of the current affairs. We were till recently the largest producer. हो सकता है उन्होंने अपडेट नहीं किया होगा. Since 2024 हम इक्वाडोर से पीछे हो गए. सो इक्वाडोर, विच इज अ कंट्री इन साउथ अमेरिका, उसका कैपिटल है क्विटो. और इक्वाडोर जो है, इट हैज टेकन द नंबर 1 क्राउन इन द श्रिम्प प्रोडक्शन. ओके. सो श्रिम्प प्रोड्यूसर में इक्वाडोर 1 पे आ गया है. इंडिया टिल रिसेंटली वाज 1, अब नंबर 2 पे आ गया. सो इस चीज को याद रखिएगा. ओके. सो दिस इज समथिंग दैट इज देयर. उसके बाद जो है, अगर हम बात करें, सो राइट, just give me 1 second. Okay. So there is a NARES. So what is NARES? NARES जो है आपका, दिस इज द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम. इसको हम क्या कह रहे हैं? NARES कह रहे हैं, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम. इसमें क्या है, ये पार्टनर करता है इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ. और वो क्या करता है, एक रिपोजिटरी बनाता है नॉलेज का और इंफॉर्मेशन का ऑन इंडियन क्रॉप साइंसेस, प्रैक्टिसेस, हॉर्टिकल्चर, रिसोर्स मैनेजमेंट, फिशरीज, इन सब के बारे में. सो नेयर्स जो है, ये क्या करता है, ये जो है बेसिकली पार्टनर्स करता है विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ओके. उसके बाद जो है, व्हाट हमने डिस्कस कर लिया, आई थिंक. यस. सो लेट अस टॉक अबाउट कोऑपरेशन. वी विल टॉक अबाउट कोऑपरेशन. सो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स कब बनाया था? 2021 में बनाया था. और इसको क्या हमने डाला था क्या कहीं पर? इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला था क्या, कोऑपरेटिव्स को, आर्टिकल 19 के अंदर? यस, इफ यू रिमेंबर. सो व्हाट वाज दैट? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इफ यू रिमेंबर. यस. सो उसके थ्रू जो है हमने डाला था. यस. अब जो है 2021 में क्या किया गया कि मिनिस्ट्री बना दी गई. और फर्स्ट मिनिस्टर कौन थे? अमित शाह जी. अमित शाह जी जो है पहले मिनिस्टर बने थे. और इनका विजन क्या है? सहकार से समृद्धि. सहकार से समृद्धि, दैट इज प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन. ओके. प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन जो है इन्होंने किया था. और उसके बाद जो है बहुत सारा इनिशिएटिव्स जो है ये लेके आ रहे हैं. और सबसे ज्यादा जो है इनका फोकस किस पे है? पीएसीएस. सो पीएसीएस क्या होता है? पीएसीएस जो है, दीज आर द प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज. और ये पीएसीएस क्या करते हैं? पीएसीएस जो है रूरल लेवल पे, एट द वेरी वेरी बेस लेवल, ये एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है उसको, लोन्स वगैरह जो है डिस्पेंस करते हैं. ओके. और ये जो है पीएसीएस जो है, उनको बहुत अच्छे से मॉडल बाईलॉज लाया गया है. और उसके थ्रू क्या किया गया है, पीएसीएस को मल्टीपर्पस बना रहे हैं. मतलब पीएसीएस विल बी व्हाट इट विल बी, कि अब जो है पेट्रोल डीजल डीलरशिप जो है वो भी पीएसीएस बन सकता है. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है, दे कैन ऑल्सो क्वालिफाई फॉर पीएसीएस. और उसके साथ साथ जन औषधि केंद्र जो है वो भी पीएसीएस बन सकता है फॉर जेनरिक मेडिसिन. और जो ऑलरेडी पीएसीएस है, उनको क्या कर रहे हैं, उनको फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. उसके साथ साथ माइक्रो एटीएम्स बना रहे हैं. और क्या कह रहे हैं उसको? बैंक मित्रा कोऑपरेटिव सोसाइटीज. तो एक तरीके से क्रेडिट डिसेमिनेशन के लिए पीएसीएस पे काम किया जा रहा है. और पीएसीएस के बाद जो है आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है, उनको अलाउ किया जा रहा है कि आप न्यू ब्रांचेस खोल सकते हैं. रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स जो है उनको जो है, यस, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट. रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स जो है उनको भी क्या किया जा रहा है, रिवाइव किया जा रहा है. उसके बाद कोऑपरेटिव शुगर मिल्स जो है उसको भी रिवाइव किया जा रहा है. उनको भी 10,000 करोड़ का एक इन्फ्यूजन दिया जा रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, ओके, अंडर द नेशनल कोऑपरेटिव स्कीम, डेवलपमेंट स्कीम्स. उसके बाद जो है
ये एक नया कोऑपरेटिव, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी बना रहे हैं, अभी बन रहा है। इट इज स्टिल इन द फॉर्मुलेशन स्टेज, बट दिस विल डू व्हाट, दिस विल अशर ए कोऑपरेटिव रेवोल्यूशन। कोई ऐसा कमिटी याद है, कॉलोनियल कमिटी, which was related to cooperatives 1913 1914 के अराउंड, this had come, कोऑपरेटिव कमिटी, कॉलोनियल कमिटी जो थी, आपको याद है? सो दिस वाज गिवन, वी हैड डिस्कस दिस 1914 में या 1913 में बनी थी, एनी आइडिया? यस, सो दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। लेकिन बनी क्या थी? अगर आप देखोगे कोऑपरेटिव मूवमेंट हम इंडिया में देखेंगे, सो उस केस में सबसे पहला, 97th अमेंडमेंट तो ठीक है, पहला पहला चीज इंडिया में कब हुआ था? सो सबसे पहले जो है, अगर आप देखोगे, सो देयर वाज दिस मैकलैगन कमिटी विच हैड कम इन 1915, और उससे पहले 1912 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो है वो बना था, विच रिप्लेस द 1904 कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो पहला कोऑपरेटिव एक्ट क्यों बना गया था? जो 1904 में पहला कोऑपरेटिव एक्ट बनाया गया था, दैट वाज ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द इंडियन फेमाइन कमीशन ऑफ 1901। सो इंडियन फेमाइन कमीशन ने एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाने के लिए बोला, 1904 में एक्ट बना, 1912 में एक नया एक्ट बना विच रिप्लेस द ओल्ड एक्ट, और फिर एक मैकलैगन कमिटी बना 1915 में, जो कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्टडी करेगा। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट इज देयर। सो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जब आई थी 1937 में, उन्होंने भी काफी काम किया था इस पे। और उसके बाद जो है, आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ये डीपीएसपी जो है, उसमें एक गांधीयन डीपीएसपी की तरह काम करता है। ओके, ऑलराइट। सो उसके साथ साथ अगर हम डिजीजेस की बात करें, एनी डिजीजेस दैट यू सी रिलेटेड टू लाइफ स्टॉक, सो लाइफ स्टॉक डिजीजेस में कौन कौन से डिजीजेस हम कवर कर रहे हैं? सो देर इज अ लंपी स्किन डिजीज। ये क्या है लंपी स्किन डिजीज? दिस इज अ वायरल डिजीज। ये किसमें होता है? कैटल और बफेलो में होता है। और ये किससे होता है? ये कैप्री पॉक्स वायरस से। ये किससे होता है? कैप्री पॉक्स वायरस से होता है। और ये डिजीज अभी कंट्रोल में है, ऑल्दो इट हैज नॉट बीन इरेडिकेटेड, लेकिन अभी जो है, इसको सेंटर ने लंपी स्किन को कंट्रोल में लेके आया। दूसरा क्या है? दूसरा जो है, एक आपका आया है NADCP। दिस इज द नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। और ये दो चीजों को कंट्रोल कर रहा है। किसको कंट्रोल कर रहा है? एक है FMD, दैट इज द फुट एंड माउथ डिजीज, और एक है ब्रुसेलोसिस। व्हाट इज ब्रुसेलोसिस? सो ब्रुसेलोसिस जो है, दिस इज अ रिप्रोडक्टिव डिजीज। और ये किसको होता है? ये फीमेल बोवाइन काव्स को होता है, और उनको जो है वैक्सीनेशन दिया जाता है। सो ये जो है रिप्रोडक्टिव डिजीज है कैटल और बफेलोस का। और एफएमडी क्या है? दिस इज अ वेरी डेडली डिजीज, हाईली कंटेजियस होता है, और ये वायरल वेसिकुलर डिजीज है। और ये जो है कैटल, बफेलो, शीप, गोट्स, पिग्स में होता है। और इसमें क्या किया जा रहा है? मास वैक्सीनेशन किया जा रहा है, बिकॉज एफएमडी जो है फुट एंड माउथ डिजीज, उससे बहुत सारे जो है कल हो जाते हैं, मतलब हजारों के संख्या में जो आपके एनिमल्स हैं, दे डाई। सो NADCP क्या है? नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम 2019 में लॉन्च हुआ था, एंड इट टारगेट्स फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रुसेलोसिस, विच इज अ रिप्रोडक्टिव डिजीज। ओके, उसके साथ साथ जो है, एक और डिजीज है, उसके इसके मैं नोट्स आपको 100% आज ही दे दूंगा। एक है आपका PRP डिजीज। दिस इज द पेस्टेडेस पेस्टेडेस पेटिट्स रुमिनेंट्स डिजीज। ओके, सो ये क्या है? बेसिकली शीप और गोट्स को होता है, और ये हाईली कंटीजियस होता है। ऑलराइट, और ये जो है स्मॉल रुमिनेंट्स को होता है। रुमिनेंट समझते हैं? तो रुमेन सैक होता है काउज और बफेलोज और शीप्स में, तो जो कंटिन्यूअस चूइंग होती है ना उनकी, देखा है आपने? कंटिन्यूअस चू करते रहते हैं, तो वो रुमिनेशन होता है उसको। वो क्या करते हैं? अपने पेट में डाल देते हैं घास को, और फिर अपने मुंह के अंदर, मुंह पेट से जो है रुमेन सैक से मुंह में ले आते हैं। तो रुमिनेंट्स जो होते हैं, इसमें शीप्स, बफेलोज, गोट्स, ये सारी चीजें आपकी आ जाती है।
तो ये जो पेस्टेड डेस पेटिट्स है, पीआरपी डिजीज जिसको हम कहते हैं, इसमें जो है गोट्स और शीप्स को होता है, और इसमें जो है मास वैक्सीनेशन आपका इसमें भी हो रहा है। और उसके साथ साथ जो है आपका एक और डिजीज है विच इज बीइंग कवर्ड, एंड दैट इज द CSF। व्हाट इज CSF? दिस इज द क्लासिकल स्वाइन फीवर। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? हॉग कोलेरा भी कहते हैं। और ये वाइल्ड पिग में होता है, और पिग इंडस्ट्री जो है उसको डेसिमेट कर देती है। ओके, वो क्या करता है? उसको जो है ये डेसिमेट कर देता है। ओके, सो इसको जो है आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लासिकल स्वाइन फीवर हॉग कोलेरा वायरल डिजीज है। CSF जो है इट इज ए वायरल डिजीज। ओके, CSF जो है वो आपको किसको होता है? स्वाइन्स को होता है। मतलब NADCP में दो डिजीजेस कवर्ड है। NADCP में आपकी क्या क्या कवर्ड है? फुट एंड माउथ विच इज अ वायरल डिजीज, और ब्रुसेलोसिस विच इज अ रिप्रोडक्टिव डिजीज। ओके, और उसके बाद एक और मैंने डिजीज आपको बताया, PRP, जो कि शीप और गोट्स में होता है। ओके, किस में होता है? शीप्स और गोट में होता है। और ये पेस्टेडेस पेटिट्स रुमिनेंट्स जो है, PRP, ये एक वायरल डिजीज, ये भी क्या है? एक वायरल डिजीज है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, उसके साथ हमने एक और क्या बताया? हॉग कोलेरा। ओके, हॉग कोलेरा जो है उससे होता है। इसमें एक ही बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सा है? ब्रुसेलोसिस। सो ब्रुसेलोसिस जो है बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है ब्रुसेला। ओके, यस, NADCP के अंदर FMD और ब्रुसेलोसिस है। FMD फुट एंड माउथ वायरल है, और ब्रुसेलोसिस क्या है? ब्रुसेला बैक्टीरिया से होता है। उसके साथ साथ उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, तो हमने क्या बात किया? PRP के बारे में, विच इज अगेन अ वायरल डिजीज, और CSF जो कि आपका क्या है? स्वाइन फीवर, क्लासिकल स्वाइन फीवर या हॉग कोलेरा, विच इज अ वायरल, अगेन अ वायरल डिजीज, जो कि स्वाइन इंडस्ट्री को डेसिमेट करके रख देता। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, उसके साथ साथ जो है हमने एक RGM के बारे में पढ़ा है, दैट इज राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो इसमें क्या कर रहे हो? इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स जो है, आप उसको बेटर कर रहे हो। कैसे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रोग्राम लगा रहे हो, जिसमें बेस्ट जो बुल्स होते हैं उससे इंसेमिनेट करवाया जाता है, और बेटर कैटेगरी ऑफ, आप कह सकते हो बेटर कैटेगरी ऑफ, जो उनका पेडिग्री होता है, जो उनका पेडिग्री होता है उसको बेटर करना। इसके अंदर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर, सो इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स के लिए है, नॉट फॉर द फॉरेन ब्रीड्स। ओके, सो इस सब में ये काम आता है। ऑलराइट, उसके साथ देयर इज ऑल्सो अ गोपाल रत्ना अवार्ड। सो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, वाई? बिकॉज ये आपको गिव अवे हो जाएगा अगर आप हिंदी भी पढ़ेंगे तो। गोपाल, गो पालना, गाय को पालना। सो गोपाल रत्ना अवार्ड जो है ये दिया जाता है, ये इंडिविजुअल फार्मर्स को जो बेस्ट कैटल्स जो है, जिनकी पेडिग्री सबसे अच्छी होती है, बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन को भी अवार्ड दिया जाता है। और उसके साथ साथ बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव। सो ये जो गोपाल रत्ना अवार्ड है, ये तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। एक एक जो है इंडिविजुअल फार्मर को दिया जाता है, दूसरा जो है आपको बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन, तो टेक्नीशियन को भी दिया जाता है, और तीसरा बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव को दिया जाता है। और एक स्पेशल अवार्ड बनाया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, और वहां के डेयरी डेवलपमेंट, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट का जो डेयरी सेक्टर है वो ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। ऑल राइट, उसके साथ साथ जो है लास्ट हम कर लेते हैं PM मत्स्य संपदा योजना। ये क्या कर रहा है? मत्स्य संपदा योजना ये ब्लू रेवोल्यूशन ला रहा है। ये जो है सरकार अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ जो है उसमें एक्वाकल्चर को डेवलप करेगी, ब्लू रेवोल्यूशन लेके आएगी, और उसके थ्रू जो है वो क्या करेगी? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है फिशरी सेक्टर में क्रिएट करेगी। ओके, और उसके लिए इन्होंने जो है एक FIDF भी बनाया है, दिस इज द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और अभी रिसेंटली मैंने डिस्कस किया था कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है वो फिशरमैन के लिए भी इन्होंने लाया है, लेकिन इसमें जो है कुछ लिमिट है, इट इज नॉट द सेम एज दैट ऑफ द फार्मर्स। ओके,
सो केसीसी जो है किसान क्रेडिट कार्ड, इट कम्स विथ अ लिमिट। ऑलराइट, और एमआईएसएस जो है जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, उसमें कितना लिमिट है? ₹2 लाख का, विच इज इनफ। ओके, सो ये सारी चीजें हैं। दिस कंप्लीट्स योर एग्रीकल्चर का जो है आपका, उसको कंप्लीट करता है। मैंने एक एमएसपी पे डॉक्यूमेंट आपको भेजा है, अभी देखा होगा आपने ग्रुप पे, उसमें सारा जो है कवर्ड है। सो वी विल डू दैट ऑल्सो वंस द इंडिया ईयर बुक इज फिनिश्ड। कल जो है जब हम लोग मिलेंगे, सो वी विल बी कंप्लीटिंग कल्चर टूरिज्म और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो न्यूज है उसको कवर कर लेंगे।